दोस्तों आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश में इन्वेस्टिगेशन के तरीके को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से सीखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ डीएनए मिल गया बोल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डीएनए को सही तरीके से कलेक्ट और संभालना भी बेहद जरूरी है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही एक निर्दोष को फांसी की सजा तक पहुंचा सकती है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगाया है। तो आज सीखने वाले हैं एक ऐसा जजमेंट जो इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक गाइडलाइन बनकर उभरा है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज का मामला थोड़ा गंभीर है, लेकिन इसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बड़े ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि लॉ भी समझ आए और थोड़ा मजा भी आ जाए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है कट्टावेल्लाई उर्फ दिवाकर वर्सेस तमिलनाडु राज्य के एक केस से। तमिलनाडु में 2021 में एक कपल का मर्डर हो जाता है और महिला के साथ रेप भी होता है। इस केस में निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने एक आदमी जिसका नाम कट्टावेल्लाई उर्फ दिवाकर था उसको फांसी की सजा सुना दी। सोचिए, फांसी की सजा, और ये सजा इंडियन पीनल कोड की धारा 302 हत्या, 376 रेप और 397 डकैती या लूट के साथ घातक हथियार का उपयोग के तहत दी गई थी। क्या था मामला? तो इस आदमी की सजा का जो सबसे बड़ा आधार था वो था डीएनए सबूत। क्राइम सीन से कुछ बायोलॉजिकल सैंपल मिले थे जिनका डीएनए इस आदमी के डीएनए से मैच हो गया। अब पुलिस को लगा कि हाँ मिल गया अपराधी, और हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को सही ठहरा दिया। और मेरे दोस्तों, क्या डीएनए सबूत हमेशा सही होते हैं? यहीं पर आता है ट्विस्ट। कट्टावेल्लाई उर्फ दिवाकर ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसने कहा, साहब, पुलिस ने डीएनए सबूत इकट्ठा करने, स्टोर करने और फॉरवर्ड करने में इतनी गलतियां की हैं कि वो सबूत ही अनरिलायबल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया इसे समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले को सुना, और जब उन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद चीजों को देखा तो वो भी हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने डीएनए एविडेंस हैंडल करने में कई बड़ी गलतियां की हैं। उन्होंने कुछ खास बातें नोट की। चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर का ना होना। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी जरूरी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हर स्टेप पर कौन उस सामान को ले रहा है, कब ले रहा है, कहां रख रहा है, इस सब का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पता चले कि सामान बीच में कहीं छेड़छाड़ तो नहीं किया गया। डीएनए एविडेंस के लिए ये रजिस्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं तो कौन जानता है कि रास्ते में सैंपल के साथ क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यहाँ ऐसा कोई रजिस्टर था ही नहीं। सैंपल भेजने में देरी हुई तो डीएनए सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजने में बेवजह की देरी की गई। अब देरी होगी तो सैंपल खराब होने या कंटेमिनेटेड होने का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि सैंपल को कैसे स्टोर किया गया था, क्या वो सही टेम्परेचर पर था, क्या उन्हें किसी सुरक्षित जगह रखा गया था, कुछ नहीं इसका था पता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच में इतनी खामियां थीं कि डीएनए सबूत पर भरोसा करना मुश्किल था, और इन खामियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो क्या डीएनए सबूत किसी काम का नहीं? सवाल ये उठता है। तो नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। डीएनए सबूत आज के समय में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी एक अपनी संवेदनशीलता है। ये इतनी आसानी से खराब या कंटेमिनेट हो सकता है कि अगर इसे सही से हैंडल ना किया जाए तो इसकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। जैसे आप अपनी सबसे महंगी चीज को भी अगर कचरे के डिब्बे में रख दें तो उसकी कीमत कौन समझेगा। इस बात को समझते हुए जस्टिस करोल ने एक शानदार फैसला सुनाया और पूरे देश के लिए कुछ बाध्यकारी गाइडलाइन, मतलब बाइंडिंग नेशन वाइड गाइडलाइंस जारी की ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। ये गाइडलाइंस बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कलेक्शन की प्रक्रिया तो समझो। जब डीएनए सैंपल इकट्ठा किए जाए तो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, जैसे सैंपल की पैकेजिंग सही से हो, उस पर एफआईआर नंबर और डेट, कौन सी धाराएं लगी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम और सीरियल नंबर सब लिखा हो। सैंपल कलेक्शन का जो डॉक्यूमेंट बने उस पर मेडिकल प्रोफेशनल, आईओ और स्वतंत्र गवाहों, जिसे हम इंडिपेंडेंट विटनेस कहते हैं, इनके सिग्नेचर और पदनाम हो। अब यहाँ कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात और कही कि अगर स्वतंत्र गवाह नहीं मिल पाते हैं तो भी सबूत को कमजोर नहीं माना जाएगा, लेकिन आईओ को यह रिकॉर्ड में लिखना होगा कि उसने कोशिश की थी पर गवाह नहीं मिल पाए। जैसे कई बार होता है ना, आप दोस्त ढूंढने निकलो और कोई ना मिले। अब ट्रांसपोर्टेशन और समय सीमा को समझते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब आईओ की यह जिम्मेदारी होगी कि वो डीएनए सबूत को पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाए। अब इसमें सबसे जरूरी बात, सैंपल को फॉरेंसिक लैब तक 48 घंटे के अंदर पहुंचा देना चाहिए। अगर किसी वजह से 48 घंटे में नहीं पहुंच पाता तो आईओ को केस डायरी में देरी का कारण लिखना होगा और पूरे समय सैंपल को उसकी प्रकृति के हिसाब से प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करनी होगी। जैसे
अगर दूध है तो उसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर रखोगे तो फट जाएगा। स्टोरेज के दौरान छेड़छाड़, जब डीएनए सैंपल ट्रायल या अपील के दौरान स्टोर किया जाता है तो कोई भी पैकेज खोला, बदला या दोबारा सील नहीं किया जाएगा जब तक कि ट्रायल कोर्ट की एक्सप्रेस अथॉरिटी ना हो। और ट्रायल कोर्ट भी ऐसा तभी करेगा जब एक योग्य और अनुभवी मेडिकल प्रोफेशनल ये लिख कर दे कि ऐसा करने से सबूत की पवित्रता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और कोर्ट को यकीन हो जाए कि जांच या ट्रायल के सही नतीजे के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर जो यहाँ पर नहीं था इस केस में, तो डीएनए सैंपल के कलेक्शन से लेकर केस के आखिरी नतीजे, चाहे दोषी ठहराया जाए या बरी कर दिया जाए, तब तक एक चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इस रजिस्टर में सबूत की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, किसने लिया, कब लिया, कहां लिया, और हर स्टेज पर क्रॉस साइन होंगे, साथ ही कारण भी लिखा जाएगा। ये चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का एक जरूरी हिस्सा होगा। अगर आईओ इसे मेंटेन करने में फेल होता है तो उसे इस गलती का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, को निर्देश दिया है कि वे इस चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंटेशन के सैंपल फॉर्म बनाएं और सभी जेलों में जरूरी निर्देश के साथ भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस जजमेंट की कॉपी सभी हाई कोर्ट्स और सभी राज्यों के डीजीपी को भेजी जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन गाइडलाइंस का पालन हो। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि राज्यों की पुलिस एकेडमी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इन गाइडलाइंस के हिसाब से सही प्रिकॉशंस और प्रोसीजर का पालन करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। और इस केस में अपीलेंट यानी कट्टावेल्लाई उर्फ दिवाकर को लीगल असिस्टेंस नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने प्रोवाइड की थी। आखिर में इस जजमेंट का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये जजमेंट सिर्फ एक आदमी को बरी करने का फैसला नहीं है, बल्कि ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर लापरवाही बरती जाती है तो वो पूरे न्याय प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि डीएनए सबूत कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, अगर उसे कलेक्ट और हैंडल करने में गलती हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ये उन सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए एक सख्त संदेश है कि अब चलता है वाला रवैया नहीं चलेगा। उन्हें हर सबूत को पूरी प्रोफेशनलिज्म और प्रोटोकॉल के साथ हैंडल करना होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन यानी गलत इन्वेस्टिगेशन एक निर्दोष को फंसा सकती है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए एविडेंस की क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए गेम चेंजिंग गाइडलाइंस दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कानून सीखते रहिए और हमेशा सही का साथ देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।